हेलो फ्रेंड्स। तो आज की क्लास में हम लोग कॉमन पेपर की यूनिट नंबर 10 का सेकंड पार्ट देखते हैं, एवोल्यूशन ऑफ हायर लर्निंग एंड रिसर्च इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, अर्थात स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात उच्च शिक्षा और अधिगम के क्षेत्र में हुई क्रांति या हुआ क्रांतिकारी बदलाव। तो कहने का तात्पर्य है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस हायर लर्निंग एंड रिसर्च की फील्ड में इंडिया में जो कुछ भी चेंजमेंट्स या जो कुछ भी बदलाव आए हैं, हमें उसका अध्ययन करना है 1947 से लेकर के सन 2019-20 तक का, यानी आज तक का। अब इसी को हम एक मॉडर्न पीरियड भी कहते हैं, पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड। अगर हम अपने एजुकेशनल क्लासिफिकेशन को देखते हैं तो वो एक मॉडर्न पीरियड में आता है। तो आधुनिक समय में हम स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में हुए शैक्षिक बदलावों को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखेंगे, और वो शैक्षिक बदलाव विशेष रूप से जो रिसर्च और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हुए हैं, चाहे वो प्रशासनिक संदर्भों में रहे हों, चाहे वो योजनाओं और के संदर्भ में रहे हों, चाहे वो नियामक संस्थाओं के संदर्भ में रहे हों, चाहे वो प्रत्यायन संस्थाओं के संदर्भ में रहे हों। तो हम इंडिया का जो हायर एजुकेशन स्ट्रक्चर है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है, जो मैनेजमेंट स्ट्रक्चर है, हम उसको 1947 के बाद की एक जर्नी करेंगे, और उस जर्नी में हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चीजों को वन बाय वन समझने की कोशिश करेंगे। तो गाइस, आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है एवोल्यूशन ऑफ हायर लर्निंग एंड रिसर्च in post independence India। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात, अर्थात हमको यहां से कहां तक पढ़ना है, हमें यहां पर 1947 to 2020 तक पढ़ना है। ये है हमारा एवोल्यूशन ऑफ, यहाँ पर एवोल्यूशन ऑफ हायर लर्निंग एंड रिसर्च इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। तो हमारा जो इसमें हम टाइम पीरियड कवर करेंगे पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में, वो 1947 से 2020 तक का लेंगे। अब लेकिन इसमें हमें बेसिकली जो है वो समझना क्या है, वो बेसिकली हमें यहाँ पर जो समझना है वो हायर एजुकेशन को समझना है, हायर एजुकेशन के रेफरेंस में समझना। तो पहली चीज यहाँ पर जो कुछ भी बातें होंगी वो टू द पॉइंट होंगी, और उनको हम नोट डाउन भी करेंगे, ताकि एग्जाम में जो क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं उन क्वेश्चंस को हम क्रैक कर सके या उनको सॉल्व कर सके। तो पहली चीज तो ये ध्यान रखें कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जो भारत में उच्च शिक्षा का जो विकास है या जो उसकी ग्रोथ है वो फेनोमेनल रही है, अर्थात अभूतपूर्व वृद्धि या उन्नति हुई है भारत में उच्च शिक्षा की स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात। तो ग्रोथ क्या रही है, अगर हम इस पीरियड में देखें तो ग्रोथ क्या है भारत की, ग्रोथ है फेनोमेनल, अभूतपूर्व। ग्रोथ रही है इस पीरियड में भारत के उच्च शिक्षा की। पहली चीज तो ये ध्यान रखना है। दूसरी बात यहां पर आपको ध्यान रखना है कि पूरे वर्ल्ड में इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है या जो हायर एजुकेशन सिस्टम है वो थर्ड लार्जेस्ट हायर एजुकेशन सिस्टम इन वर्ल्ड है। तो
तो भारत का जो एजुकेशनल सिस्टम है, जो हायर एजुकेशन सिस्टम है, तो दूसरी बात आपको क्या रखनी है कि इंडियन हायर एजुकेशन सिस्टम वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट सिस्टम। तो विश्व में भारत की जो रैंक है, ये ध्यान रखें कि एग्जाम में पूछा जा सकता है कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भारत का कौन सा नंबर आता, कौन सा क्रम है, तो वो क्या है, थर्ड लार्जेस्ट सिस्टम है। इंडियन हायर एजुकेशन सिस्टम वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट एजुकेशन सिस्टम है। ये बात को ध्यान रखना है। पहले नंबर पर क्या है, चाइना है, और दूसरे नंबर पर यूएसए है, और तीसरे नंबर पर इंडिया है। ये सीरियल नंबर याद रखिए। तो अगर हम उच्च शिक्षा के संदर्भ में बात करें तो भारत विश्व में उच्च शिक्षा की जो संरचना है, उच्च शिक्षा का जो स्ट्रक्चर या संगठन है, उस उच्च शिक्षा के मामले में भारत विश्व में तीसरे स्थान पर आता है। पहला स्थान चीन का है, दूसरा स्थान अमेरिका का है, और तीसरा स्थान भारत का है। तो इंडिया हायर एजुकेशन सिस्टम इज द थर्ड लार्जेस्ट एजुकेशन सिस्टम इन वर्ल्ड। दो बातें ध्यान रखनी है। अभी तक की बात क्या है कि आफ्टर द इंडिपेंडेंस जो भारत में हायर एजुकेशन सिस्टम का ग्रोथ था वो फिनोमिनल था, बहुत जो है बहुत हाई फाई था, बहुत प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट हुआ, और उसी प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट के कारण ही आज इंडिया विश्व की तीसरी सबसे बड़ी उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षिक महाशक्ति है। नंबर 1 चाइना है, और नंबर 2 अमेरिका है, तीसरे नंबर पर भारत का नाम आता है। अब जो भारत का एजुकेशन सिस्टम है, तीसरी बात जो यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का जो हायर एजुकेशन सिस्टम है वो क्या उसका मतलब अपना एक इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर है उसका, या उसका जो ऑर्गेनाइजेशन और स्ट्रक्चर है वो खुद का अपना है, या फिर इसने किसी से हायर किया है। तो इस तरीके का क्वेश्चन भी पूछा जाता है यहाँ पर। तो गाइस यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है कि चूंकि हम सभी जानते हैं कि भारत में अंग्रेजों का शासन था, और भारत में जो उच्च शिक्षा की जो नींव पड़ी विशेष रूप से जो आज की मॉडर्न हायर एजुकेशन सिस्टम है, इसका जो फाउंडेशन हुआ, या जो इसका इन्वेंशन हुआ, वो ब्रिटिश पीरियड में हुआ। चाहे वो 1857 में कलकत्ता, मद्रास और मुंबई में विश्वविद्यालयों की स्थापना हो, या फिर हंटर कमीशन हो। तो प्रारंभ में धीरे धीरे जब हम बात करते हैं, रैले कमीशन हो, सैडलर आयोग हो, तो भारत में जो उच्च शिक्षा की प्रारंभिक आधारशिला रखी गई। वर्तमान आधुनिक, ध्यान रखें कि हम नालंदा के समय की बात नहीं कर रहे हैं, हम एंशिएंट पीरियड की बात नहीं कर रहे हैं। हमारी बात यहाँ पर हो रही है वो पोस्ट मॉडर्न एजुकेशन, मॉडर्न हायर एजुकेशन सिस्टम के बारे में। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि इंडिया का जो मॉडर्न या जो प्रेजेंट हायर एजुकेशन सिस्टम है वो इंडिपेंडेंट है, लेकिन इन्फ्लुएंस है वो किससे, ब्रिटिश एजुकेशन मॉडल से। क्योंकि जब 1857 में कलकत्ता, मद्रास और मुंबई में विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई थी, तो वो लंदन विश्वविद्यालय के मॉडल को आधार मान करके बनाई गई। और यहाँ पर जो विश्वविद्यालयों की जो स्थापना थी, उनका जो प्रशासन और प्रबंधन था, वो कहीं ना कहीं जो इंग्लैंड के शैक्षिक संस्थान थे, या इंग्लैंड के विश्वविद्यालय थे, चाहे वो लीड्स विश्वविद्यालय रहा हो या लंदन विश्वविद्यालय रहा हो, उनको रोल मॉडल मान करके बनाया गया था। उसी की तर्ज पर ये इंडिया में काम कर रहे थे। जो भारत में उच्च शिक्षा की सबसे बड़ी संस्था है, वो अपेक्स जो बॉडी है ऑफ हायर एजुकेशन सिस्टम, वो यूजीसी है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। और वो भी जो है वो ब्रिटिश यूजीसी, जो वहाँ यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमेटी हुआ करती थी, तो जो ब्रिटिश यूजीसी है उसी के मॉडल पर भी, उसी के मॉडल के आधार पर ही इंडियन जो यूजीसी है उसका गठन हुआ, या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की गई। तो ये कुछ एक एविडेंसेस हैं जिससे हमें ये कंफर्म होता है हमें
कि भारत का जो उच्च शिक्षा का जो ढांचा है या जो मॉडल है या जो उसकी संरचना है वो आज स्वतंत्र है, लेकिन उस पर प्रभाव या उस पर इन्फ्लुएंस किसका है? ब्रिटिश हायर एजुकेशन मॉडल का है। तो तीसरी बात भी आपको यहां पर समझनी क्या है कि जो इंडिया का हायर एजुकेशन सिस्टम है, तीसरी बात, इंडियन हायर एजुकेशन सिस्टम इज या इसको कहें इंडियन हायर एजुकेशन सिस्टम हैज ओन स्ट्रक्चर बट influenced by British model या British educational model। ये एक बात आपको ध्यान में रखना है कि इसका अपना एक ओन स्ट्रक्चर है। इंडियन हायर एजुकेशन सिस्टम का अपना ओन स्ट्रक्चर है, लेकिन ये इन्फ्लुएंस्ड किससे है? ब्रिटिश एजुकेशन मॉडल से है। और ब्रिटिश एजुकेशन मॉडल से इन्फ्लुएंस्ड क्यों है? क्योंकि भारत में जो आधुनिक उच्च शिक्षा की नींव पड़ी वो अंग्रेजों ने डाली, और चूंकि प्रारंभ में जो उच्च शिक्षा के भारत में जो आधुनिक संस्थाएं थी वो कहीं न कहीं जो ब्रिटिश उच्च शैक्षिक संस्थाएं थे उनको आदर्श मान करके या उनको रोल मॉडल मान करके बनाई गई थी। तो आज भी हमारी एजुकेशन सिस्टम पर, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर हो, चाहे वो मैनेजमेंट लेवल पर हो, चाहे इवैल्यूएशंस के सेक्टर में, शिक्षा के ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां पर आज भी जो ब्रिटिश या जो हमारी इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम था या जो ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम है उससे बहुत सिमिलरिटी है। तो भारत की जो उच्च शिक्षा है वो अमेरिका की उच्च शिक्षा से मिलती जुलती नहीं है या चाइना की उच्च शिक्षा से मिलती जुलती नहीं है, लेकिन हमारी जो उच्च शिक्षा है वो इंग्लैंड की उच्च शिक्षा से मिलती जुलती है, क्योंकि भारत की जो शैक्षिक संस्थाएं थी प्रारंभिक चरण में वो ब्रिटिश शैक्षिक संस्थाओं को आदर्श मान करके अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई थी। तो वो यहाँ के डीएनए में, तो इंडियन हायर एजुकेशन सिस्टम के जो डीएनए में है वो ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम है, लेकिन डीएनए में है, लेकिन अब इंडिया का अपना एक इंडिपेंडेंट एजुकेशन स्ट्रक्चर और सिस्टम स्टैंड है। तो वो पूरी तरह से निर्भर नहीं है, एक स्वतंत्र शैक्षिक ढांचा है भारत का। हाँ, उस शैक्षिक ढांचे में प्रभाव ब्रिटिश उच्च शिक्षा का अवश्य है। तो यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक चौथी बात आपको ध्यान में रखनी है कि जो भारत में उच्च शिक्षा है या जो शिक्षा है वो उसकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है या जो उसकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में जो शिक्षा है वो उसका जो संवैधानिक प्रावधान है या जो संविधान में है वो उसके संवैधानिक प्रावधान क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट क्या है एजुकेशन के इन इंडिया। तो हम हायर एजुकेशन सिस्टम में एक चौथी बात को हमें यहां पर समझना है, कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट देख लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट, तो भारत में जो शिक्षा है, अगर हम पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया के बाद की बात करें, वहां केवल उसके परिप्रेक्ष्य में स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले से चूंकि भारत में संविधान नहीं था तो संवैधानिक प्रावधानों का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। उस समय जो प्रारंभ में जो था हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में थी और फिर उसके बाद ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट के हाथ में थी शिक्षा। लेकिन जब भारत आजाद हुआ तो आजाद होने के पश्चात जब भारत में संविधान लागू हुआ 1947 से,
तो उस समय जो शिक्षा थी वो चूंकि हमारे संविधान में 3 तरह की लिस्ट है, ये 3 तरह की जो संविधान की 7वीं अनुसूची है, तो 7वीं अनुसूची में या जो हमारा 7th शेड्यूल है उसमें 3 तरह की लिस्ट है। उसमें समवर्ती सूची है, उसमें राज्य सूची है यानी कॉन्करेंट लिस्ट है, यूनियन लिस्ट है और स्टेट लिस्ट है। भारत में जो कार्य हैं, भारत के संविधान में जो कार्यों का बंटवारा है वो 3 भागों में है। केंद्रीय सूची या जिसको हम यूनियन लिस्ट बोलते हैं, फिर है राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो जो 1947 से बाद की घटना है, 1947 में जो वो 3 लिस्ट होती थी, यानी जो हमारे पास केंद्रीय सूची होती थी, फिर राज्य सूची होती थी और फिर तीसरी समवर्ती सूची होती थी। ये होता है और ये सब है कहां पर? तो जो 1947 से लेकर के 1976 तक जो शिक्षा थी वो राज्य सूची का विषय था, एजुकेशन यहां थी। ये कई दफा पूछा गया कि शिक्षा किसका विषय है, राज्य का विषय है, राज्य सरकार का विषय है या केंद्र सरकार का विषय है, या फिर दोनों का सम्मिलित विषय है। यहां से प्रश्न सीधे सीधे पूछा जाता है। तो ध्यान रखें कि स्वतंत्रता के बाद और 1976 तक, 1976 तक इंडिया के अंदर जो एजुकेशन का कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन था वो था स्टेट लिस्ट में, अर्थात 1976 तक शिक्षा के संदर्भ में जो भी कार्य करने होते थे या शिक्षा के संदर्भ में जो भी निर्णय लेने होते थे वो राज्य सरकार का था, यानी शिक्षा राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आती थी। उस समय तक 1976 तक केवल सेंट्रल गवर्नमेंट केवल एक एडवाइजरी एजेंसी के रूप में या एक एडवाइजरी अथॉरिटी के रूप में काम कर सकती थी। उसको पॉलिसी मेकिंग का या किसी तरह का डिसीजन मेकिंग का कोई राइट नहीं था कॉन्स्टिट्यूशनली। लेकिन 1976 में एक 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आता है, यानी 42वां संविधान संशोधन अधिनियम आता है। और वो जो संविधान संशोधन अधिनियम आता है उसको एक तरीके से हम मिनी या माइक्रो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल कहते हैं। उसमें बहुत सारे जो है वो मेजर चेंजमेंट्स हुए थे 1976 के 42वें संविधान संशोधन में, जो स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर आया था। तो 1976 के 42वें संविधान संशोधन में जो शिक्षा है उसको राज्य सूची से हटा करके कॉन्करेंट लिस्ट या समवर्ती सूची में रख दिया गया। तो अब 1976 से 2020 तक यानी प्रेजेंट, यहां पर जो शिक्षा है, यहां तक शिक्षा तो राज्य सूची में है, लेकिन यहां पर जो शिक्षा है वो किसमें है? वो है कॉन्करेंट लिस्ट में, यानी समवर्ती सूची में। बात समझ में आ रही? इसका मतलब ये है कि पहले क्या होता था, शिक्षा के संदर्भ में कानून बनाने का या राइट बनाने का अधिकार जो होता था वो राज्य सरकार का होता था। केंद्र सरकार केवल एक सलाहकार निकाय के रूप में काम करती थी। लेकिन 1976 के बाद जो शिक्षा है वो समवर्ती सूची में स्थानांतरित हो गई। ध्यान रखें कि यहां से बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि वर्तमान में शिक्षा किस अनुसूची में है या शिक्षा किसका कार्य क्षेत्र है, राज्य सरकार का या केंद्र सरकार का। तो आज शिक्षा राज्य और केंद्र सरकार का एक संयुक्त उपक्रम है, एक कंबाइंड सिस्टम है, एक यानी एजुकेशन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो स्टेट गवर्नमेंट और
यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की एक कंबाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। आजादी से 1976 तक जो एजुकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो केवल स्टेट गवर्नमेंट के पास होती थी। सेंट्रल गवर्नमेंट की एजुकेशन पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉन्स्टिट्यूशनली नहीं बनती थी, केवल वह एक एडवाइजरी एजेंसी के रूप में काम करती थी। लेकिन 1976 के बाद जब शिक्षा कॉन्करेंट लिस्ट में आ गई या समवर्ती सूची में आ गई, तो फिर शिक्षा के संदर्भ में कानून बनाने का जो अधिकार है वो केंद्र और राज्य दोनों के पास आ गया। अर्थात शिक्षा जो है वो केंद्र और राज्य का एक संयुक्त उपक्रम बना। और वर्तमान समय में शिक्षा के बारे में जो राष्ट्रव्यापी नीतियां होती हैं या नेशनल लेवल के जो प्रोग्राम्स और पॉलिसीज होती हैं उसको सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, पार्लियामेंट बनाती है, और फिर राज्य सरकारें उसे अपने अपने हिसाब से उसके अपने अपने प्रोविजंस लेकर के अपने अपने राज्यों में उसको लागू करते हैं। तो चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर हो, चाहे वो पॉलिसी मेकिंग पर हो, बहुत सारा फाइनेंस और जो फाइनेंस के लेवल पर भी, इकोनॉमिकल लेवल पर भी दोनों की शेयरिंग होती है। अमूमन जैसे कहीं 75-25 की शेयरिंग है, ईस्ट में 80-20 की शेयरिंग है। तो चाहे वो सैलरी के एस्पेक्ट पर हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट के एस्पेक्ट पर हो। तो आज का शिक्षा समवर्ती सूची का विषय होने के कारण केंद्र और राज्य दोनों इस पर अपना अधिकार है, दोनों का ये कार्य क्षेत्र है, दोनों की ये का उत्तरदायित्व है। अब यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं? पहली चीज तो ये ध्यान रखना, जब भी शिक्षा का, भारत में उच्च शिक्षा का संवैधानिक पहलू या उसके संवैधानिक प्रावधानों पर प्रश्न बनता है तो वो क्या क्या प्रश्न बन सकता है? पहला प्रश्न यही बन सकता है, ध्यान रखिए कि ये शिक्षा और यहाँ पर शिक्षा और उस शिक्षा में कोई भेद नहीं है। यहाँ पर आप कहेंगे कि सर हमारा तो हायर एजुकेशन है, लेकिन हायर एजुकेशन में आपके एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चंस पुट अप होते हैं, क्योंकि यहाँ पर हायर एजुकेशन और स्कूल एजुकेशन के बीच कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। तो क्वेश्चंस क्या, नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं? पहली चीज, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो सिस्टम के बारे में या संवैधानिक प्रावधानों के बारे में चर्चा करें, तो पहला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जो शिक्षा का उत्तरदायित्व है या शिक्षा की जो जिम्मेदारी थी वो किसकी थी? राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की, या दोनों की? तो ध्यान रखें, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जो शिक्षा का की जिम्मेदारी थी या शिक्षा का जो उत्तरदायित्व था वो राज्य सरकार का था, क्योंकि वो राज्य सूची का विषय था। फिर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में शिक्षा की जिम्मेदारी किसकी है, शिक्षा किस के अंतर्गत आता है, तो चूंकि वो समवर्ती सूची में इस समय यानी वर्तमान में शिक्षा की जिम्मेदारी जो है वो राज्य और केंद्र सरकार दोनों की सम्मिलित जिम्मेदारी है, क्योंकि वो समवर्ती सूची में। अब तीसरी बात यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है कि वो जो शिक्षा राज्य सूची से हट करके समवर्ती सूची में आई वो किस ईयर में आई? तो वो ईयर आपको ध्यान में रखना है 1976, यानी 1976 में राज्य सूची से शिक्षा का समवर्ती सूची में स्थानांतरण हुआ। चौथा प्रश्न यहां से पूछा जा सकता है कि ये जो शिक्षा राज्य सूची से हट करके समवर्ती सूची में आई, ये परिवर्तन किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा हुआ? तो आपको क्या रखना है कि ये जो शिक्षा आई समवर्ती सूची में, ये 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा हुआ। ध्यान रखें, तो जो 42वां संविधान संशोधन था, 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, उसके द्वारा किया गया। चौथा प्रश्न के बाद ये पांचवा प्रश्न यहाँ पर हो सकता है कि शिक्षा में ये जो परिवर्तन की सिफारिश थी कि शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर, ध्यान रखें कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जो शिक्षा थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट का, ध्यान रखें यहाँ इस पर बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे कि शिक्षा कभी भी केंद्रीय सूची में नहीं थी। शिक्षा राज्य सूची में थी प्रारंभ में और राज्य सूची से हट करके, क्योंकि जब ब्रिटिश समय में ही शिक्षा का डिसेंट्रलाइजेशन हो गया था, शिक्षा राज्यों को दे दी गई थी और वही व्यवस्था संविधान लागू होने के बाद भी भारत में बनी रही।
लेकिन चूंकि शिक्षा राज्य के अंतर्गत राज्य के जो आर्थिक संसाधन होते हैं या जो उसके सोर्स ऑफ इनकम होते हैं वो सीमित होते हैं, इसलिए शिक्षा में जितना विकास होना चाहिए उतना नहीं हो पाया। इसीलिए उसकी जब स्वर्ण सिंह समिति गठित की गई भारत में संवैधानिक सुधारों को लेकर के, तो उस स्वर्ण सिंह समिति ने सिफारिश की कि शिक्षा को भारत में राज्य सूची से हटा करके समवर्ती सूची में डाला जाए। तो इसका जो प्रपोजल दिया था वो किसने दिया था, सुझाव किसने दिया था या सिफारिश किसने की थी इस प्रकार की, तो उसकी सिफारिश की थी स्वर्ण सिंह कमेटी ने की थी। स्वर्ण सिंह समिति ने की थी। यहां से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अब दूसरा है कि शिक्षा भारत की किस अनुसूची में है। तो ध्यान रखें कि जो एजुकेशन है इंडिया में, एजुकेशन जो है इंडिया में वो है हमारे 7th शेड्यूल में, यानी 7वीं अनुसूची में। तो अगर हमारे संवैधानिक प्रावधानों के बारे में शिक्षा से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा तो सीधे सीधे प्रश्न क्या है। पहला कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय शिक्षा किस सूची में थी, तो वो राज्य सूची में थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात या वर्तमान समय में शिक्षा किस सूची में है, समवर्ती सूची में है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में या किस शेड्यूल में, ध्यान रखें कि वो जो मूल संविधान में हमारी अनुसूचियां थी उसमें 7वीं अनुसूची में जो हमारी शिक्षा है उसका प्रावधान, तो जो शिक्षा है वो 7वीं अनुसूची में है, शिक्षा समवर्ती सूची में है। तो अनुसूची की जब बात होगी तो अनुसूची होगी 7वीं, लेकिन जब सूची की बात होगी तो सूची होगी समवर्ती, यानी केंद्र और राज्य सरकार का संयुक्त उपक्रम। शिक्षा राज्य सूची से हट करके समवर्ती सूची में कब आई? 1976 में। किसके माध्यम से आई? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा आई। और ये परिवर्तन करने की सिफारिश किसने की थी? सिफारिश की थी स्वर्ण सिंह समिति ने। तो ये चीजें आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है एंड यहाँ से क्वेश्चंस पुट अप होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं जरा। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद एक तीसरी चीज यहाँ पर एक और डिस्कस करना है हमें, जो हायर एजुकेशन में मॉडल रेफरेंस में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वो क्वेश्चन पूछा जाता है इसकी फाइनेंस और बजटिंग को लेकर के, कि जो एक्सपेंस करता है एजुकेशन सिस्टम, इंडिया वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट एजुकेशन सिस्टम है, लेकिन बजट के मामले में या यूं कहें कि पैसे के मामले में या खर्च के मामले में, या भारत सरकार अपना कितना जीडीपी इस पर इन्वेस्ट करता है एजुकेशन पर, उसके रेफरेंस में क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो एक और एस्पेक्ट पर हमें यहाँ पर हायर एजुकेशन को समझना है, एजुकेशन को फाइनेंशियल एस्पेक्ट पर। वित्तीय संदर्भों में हमको शिक्षा को समझना होगा, यहां से भी हमसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो ध्यान रखें कि भारत शिक्षा पर जो अपनी कुल आय होती है, यानी जो उसका जीडीपी है या ग्रॉस जो उसकी सकल घरेलू उत्पाद है, ठीक है, ग्रॉस जो उसका जीडीपी का मतलब है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, जीडीपी, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, या उसको हम कह सकते हैं सकल घरेलू उत्पाद। तो भारत जो है, इंडिया,
करता क्या है, अपनी टोटल जीडीपी का 4.6% या इंडिया एक्सपेंस 4.6% of total GDP in एजुकेशन। पहली चीज, इन प्रेजेंट, वर्तमान में, यानी हम 2020 के संदर्भ में बात करेंगे कि वर्तमान में या 2020 में भारत जो है, या वर्तमान समय में जो भारत है, वो अपनी सकल घरेलू आय का या सकल घरेलू उत्पाद का, यानी अपनी टोटल आय का कितना प्रतिशत शिक्षा पे खर्च करता है, तो वो खर्च करता है केवल और केवल 4.6%। और इस हिसाब से कि जीडीपी का, वो टोटल जीडीपी का जितना वो खर्च करता है, उस हिसाब से वो 60 पोजीशन पर है इन वर्ल्ड। ध्यान रखें कि विश्व का 62वां ऐसा जो है 62 नंबर की कंट्री है जो शिक्षा पर जो उसका व्यय है उसके हिसाब से। तो शिक्षा पर किए जाने वाले खर्च के हिसाब से भले ही भारत का जो स्ट्रक्चर है वो विश्व में तीसरे नंबर का है उच्च शिक्षा के संदर्भ में, लेकिन शिक्षा पर जो कुल खर्च करने वाला कुल किए जाने वाले व्यय राशि के संदर्भ में अगर हम देखें तो भारत जो है वो विश्व में 62वां ऐसा देश है जो अपनी आय का एक निश्चित प्रतिशत शिक्षा में खर्च करता है। सबसे ज्यादा जो शिक्षा पर खर्च करने वाला देश, फर्स्ट नंबर पर जो कंट्री है वो है अमेरिका। सबसे ज्यादा वो अपनी जीडीपी का एजुकेशन पर खर्च करता है। इंडिया 62 नंबर पर आता है। तो एग्जाम की दृष्टि से यहाँ पर क्वेश्चंस क्या है? पहला क्वेश्चन ये हो सकता है कि सीधे सीधे आपसे पूछा जा सकता है कि भारत अपने जीडीपी का कितना % एजुकेशन पर कंज्यूम करता है या इन्वेस्ट करता है। तो पहली चीज, भारत वर्तमान में अपनी टोटल जीडीपी का 4.6% ही एजुकेशन पर एक्सपेंस करता है या इन्वेस्ट करता है। और जीडीपी के परसेंटेज के बिहाफ पर या शिक्षा पर किए जाने वाले खर्च के आधार पर भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो शिक्षा पर किए जाने वाले व्यय के आधार पर भारत का जो विश्व में स्थान है वो है 62वां। इस नंबर को भी आपको ध्यान में रखना है। इस नंबर से भी सीधे सीधे प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तीसरी बात यहां पर कि लक्ष्य कितना है? भारत सरकार को या इंडियन गवर्नमेंट को एजुकेशन पर अपनी जीडीपी का कितना % एक्सपेंस करना चाहिए या इन्वेस्ट करना चाहिए? क्या इसका कोई एक टारगेट परसेंटेज है? तो बिल्कुल है। ध्यान रखिए। दूसरा प्रश्न है, कोठारी कमीशन जब बना कोठारी कमीशन जब बना 1964-66 में, उसकी रिकमेंडेशन है कि इंडिया को 6% ऑफ जीडीपी शिक्षा पे खर्च करना चाहिए। तो 1964 की सिफारिश है आयोग, 1964 का जो कोठारी कमीशन है या नेशनल एजुकेशन कमीशन था, जो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग बना, उस राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने 1964-65 में ये सिफारिश की भारत सरकार से कि भारत सरकार को अपनी सकल घरेलू उत्पाद का 6% शिक्षा में खर्च करना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि 1965 से या 64-65 से लेकर के आज तक तमाम सरकारें आईं, लेकिन किसी भी सरकार ने उस आयोग की उस सिफारिश का अनुपालन नहीं किया।
हाँ, वृद्धि धीरे धीरे जरूर हुई, लेकिन वो वृद्धि अभी तक 4.6 तक ही पहुंच पाई ही है। इसीलिए भारत की जो शैक्षिक संस्थाएं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर और स्टूडेंट के बिहाफ पर भारत भले ही 3rd नंबर पर है, लेकिन भारत का कोई भी विश्वविद्यालय विश्व के 100 श्रेष्ठ विश्वविद्यालयों की श्रेणी में नहीं आता। उसका सबसे बड़ा कारण है कि भारत सरकार जो शिक्षा पर खर्च करती है वो बहुत कम खर्च करती है, यानी वो 100 रुपए में 4 साढ़े 4 रुपए खर्च करती है, जबकि 64 में कहा गया कि 100 रुपए में से कम उसको 6 रुपए जो है वो शिक्षा पर खर्च करने चाहिए। अगर इंडियन गवर्नमेंट की 100 रुपए की इनकम है तो एटलीस्ट उसको 6 रुपीज जो है वो एजुकेशन पर ही खर्च करने चाहिए, क्योंकि एजुकेशन ही एक नॉलेज सोसाइटी बिल्डअप करती है, और जब एक नॉलेज सोसाइटी बिल्डअप होगी तभी हमारा जो कंट्री है वो डेवलपिंग कंट्री से डेवलप कंट्री की ओर बढ़ेगा। लेकिन सरकारों की एक शिक्षा के प्रति उदासीनता की वजह से आज भी उस सिफारिश को के पूरा होने में अभी वक्त है, और हम सब देखेंगे या वेट करेंगे उस समय का कि जब भारत सरकार ये निर्णय लेगी कि वो 1964-65 के उस आयोग की सिफारिश को कि हमें अपनी शिक्षा पर हमारी सकल घरेलू उत्पाद का 6% खर्च करना चाहिए, वो पूरा होता हुआ हमें दिखाई पड़ता है। तो यहाँ से हमें एग्जाम के लिए क्या चीज नोट डाउन करनी समझनी है कि भारत सरकार अपनी शिक्षा पर जीडीपी का कितना प्रतिशत वर्तमान में खर्च कर रही है। खर्च कितना कर रही है? 4.6%। रिकमेंडेशन क्या है कि कितना खर्च करना चाहिए? ऑफिशियल रिकमेंडेशन कोठारी कमीशन की है कि हमें 6% ऑफ जीडीपी एजुकेशन पर इन्वेस्ट करना चाहिए या खर्च करना चाहिए। तीसरा बात यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखनी है कि जो भारत का खर्च के आधार पर स्थान है विश्व में, वो स्थान है 62वां। फिर एक जो हमारा यूनियन बजट है 2020, जो यूनियन बजट है यानी जो हमारा 2020 का एक सालाना आम बजट है, उसमें शिक्षा के लिए कितना प्रावधान किया गया। तो ध्यान रखें कि 99,311.54 करोड़ रुपए का प्रावधान है टोटल, जिसमें से जो हायर एजुकेशन के लिए है वो है लगभग 39,000 करोड़ समथिंग है, और यहाँ पर जो है वो जो स्कूल एजुकेशन के लिए है वो है लगभग 59,000 करोड़। ये अप्रॉक्सीमेटली फिगर है, इसके आगे की कुछ फिगर हो सकती है, लेकिन मोटा मोटा आपको ध्यान में रखना है कि जो उच्च शिक्षा पर प्रावधान है वो 39,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है 1920-21 के बजट में। ध्यान रखें कि हम किसकी बात कर रहे हैं, 1920-21 के बजट में जो यूनियन बजट है उसमें 99,311 करोड़ रुपए रखे गए हैं शिक्षा के लिए, वही यानी 4.6 जीडीपी का, और उसमें से उच्च शिक्षा के लिए इतना और विद्यालय शिक्षा के लिए इतना प्रावधान है। हो सकता है कि यहाँ से, हालांकि अभी तक ऐसा क्वेश्चन आया नहीं कि पर्टिकुलर बजट का अमाउंट पूछ ले, लेकिन कोई कसम भी नहीं उन्होंने खाई कि नहीं पूछ सकते, क्योंकि आजकल बहुत करंट के भी क्वेश्चन पूछे जाने लगे। तो एजुकेशनल जो बजट है वो पूछा जा सकता है। तो लेकिन जीडीपी का परसेंटेज तो पूछा भी गया है अतीत में, वो पूछा जा सकता है। अमाउंट जरूर नहीं पूछा गया, लेकिन पूछा भी जा सकता है। इसलिए आपको करंट जो बजट है उसमें जो पैसे का प्रावधान है शिक्षा के लिए भारत में, उस प्रावधान में कितना अमाउंट है उसको जान लेना जरूरी था, इसलिए हमने इसकी चर्चा की। तो हमने फाइनेंशियल एस्पेक्ट यहाँ पर डिस्कस किया, और फाइनेंशियल एस्पेक्ट डिस्कस करने से एक बात पता चल रही है कि चाहे वो जो खर्च होगा शिक्षा पर, भारत में जो खर्च होता है शिक्षा पर, वो खर्च चूंकि शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, तो जो शिक्षा पर खर्च आता है वो खर्च बहुत सारे जो खर्च होते हैं जिनको स्वतंत्र रूप से राज्य सरकारें वहन करती हैं, बहुत सारे ऐसे खर्च होते हैं जिनको स्वतंत्र रूप से केंद्र सरकार वहन करती है, लेकिन
मोस्टली खर्च ऐसे होते हैं शिक्षा पर भारत के अंदर जिनको केंद्र और राज्य सरकारें मिल करके करती हैं। कहीं पर 60-50 का 60-40 का एवरेज है। जैसे हम बेसिक एजुकेशन की बात करें कि वहां पर जो टीचर्स को सैलरी मिलती है तो वो पूर्वोत्तर में, नॉर्थ ईस्ट में 80 और 20 का है। 80% की सेंट्रल गवर्नमेंट, 20% स्टेट गवर्नमेंट देती है उसका बजट। जो इधर हमारे नॉर्थ इंडिया में है वो है 75 और 25 का। 75% केंद्र सरकार बजट देती है खर्च का और 25% जो व्यय होता है वो राज्य सरकारें करती हैं। तो 75-25 का या 80-20 का एक कंट्रीब्यूशन है। नॉर्थ ईस्ट में 80-20 है और इधर मैदानी क्षेत्र में या इधर नॉर्थ इंडिया, इधर पूरा जो सामान्य भारत है यहाँ पर वहां पर 75 और 25 का रेशियो है फाइनेंशियल एस्पेक्ट पर। और इसलिए है क्योंकि शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। चलिए अब इसके बाद हम हायर एजुकेशन का जो है फ्रेमवर्क जरा समझते हैं। इंडिया का जो हायर एजुकेशन फ्रेमवर्क है वो कैसा है। तो एक और टॉपिक यहां पर लेते हैं। फ्रेमवर्क ऑफ हायर एजुकेशन। तो ध्यान रखें कि इंडिया में जो हायर एजुकेशन का फ्रेमवर्क है, अगर हम उसकी चर्चा करें यहां पर, तो वो कुछ ऐसा है, यानी उसके 3 एस्पेक्ट है। पहला है पॉलिसी मेकिंग। यानी जिसको हम कहते हैं योजना निर्माण। फिर दूसरा जो है वो है रेगुलेशन का। यानी नियामक का। और तीसरा है एग्रीडेशन का। यानी इसको हम कहते हैं प्रत्यायन। तो 3 एस्पेक्ट है। यानी कुछ संस्थाएं जो हैं वो पॉलिसी मेकिंग यानी योजना निर्माण से जुड़ी हुई हैं। कुछ संस्थाएं नियामक संस्थाएं अर्थात उनका काम रेगुलेशन का है, कंट्रोल एंड एडमिनिस्ट्रेशन का है। और फिर तीसरा एस्पेक्ट है एग्रीडेशन का, जिसका काम है क्वालिटी असेसमेंट करना, मूल्यांकन करना या उनकी गुणवत्ता की जांच करना। तो भारत में जो उच्च शिक्षा का जो स्ट्रक्चर है या उसका फ्रेमवर्क है वो बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक उसका रेगुलेशन एस्पेक्ट है या रेगुलेटरी एस्पेक्ट है, यानी उसकी कुछ रेगुलेटरी बॉडी है, कुछ एग्रीडेशन बाउंड्री है और कुछ उसकी पॉलिसी मेकिंग बाउंड्री है। अब जैसे अगर हम रेगुलेशंस की बात करें यहाँ पर, तो हायर एजुकेशन में बहुत सारे रेगुलेशंस के बारे में, जैसे यहाँ पर सबसे बड़ी जो बात है वो है यूजीसी। फिर बात कर ली जाए एनसीटीई की, फिर बात कर ली जाए एआईसीटीई की, फिर बात कर लिया जाए आईसीएमआर, जो से आजकल बहुत आप सुन रहे होंगे कोरोना में। फिर है आईसीएआर, सीएसआईआर, एमसीआई, डीईबी, आरसीआई, पीसीआई, एनसीईआरटी, ये सब बहुत सारी ये हमारे यहाँ की नियामक संस्थाएं हैं। आगे हम पढ़ेंगे, बहुत सारी हैं, इनकी बहुत बड़ी लिस्ट है, आगे चर्चा करेंगे। लेकिन मेजर ये है, ये बहुत पॉपुलर है। इसके बाद स्टेट रेगुलेशंस भी होते हैं।
काउंसिल्स भी होती हैं, यूनिवर्सिटी भी होते हैं, कॉलेजेस भी होते हैं और क्लासरूम भी होता है। एक चीज यहां पर ध्यान रखें कि जो भारत में रेगुलेटरी सिस्टम है एजुकेशन का, हायर एजुकेशन का, वो मल्टी लेयर है। ये जो हमारा रेगुलेशन सिस्टम है यहां पर, वो क्या है, मल्टी लेयर है। और भारत में रेगुलेटरी सिस्टम का जो सबसे लोवेस्ट बॉडी है, ध्यान रखें कि जैसे विश्वविद्यालय होता है, विश्वविद्यालय के आधे कॉलेज होते हैं, कॉलेज के अंदर क्लासरूम। कई दफा एग्जाम में पूछा गया कि भारत में रेगुलेशन की सबसे निम्न इकाई क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द रेगुलेशन, या भारत में प्रशासन और प्रबंधन की, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट में कि जो सबसे स्मॉलेस्ट या सबसे लोवेस्ट यूनिट या लोवेस्ट लेयर है, वो है क्या, वो है क्लासरूम। इस चीज को ध्यान में रखना है कि ये क्वेश्चन कई दफा एग्जाम में पूछा गया कि भारत में जो नियामक संस्थाएं हैं, जो नियामक इकाइयां हैं, वो किस नेचर की हैं। तो नियामक जो व्यवस्था है या जो रेगुलेशन सिस्टम है इंडिया में एजुकेशन का, वो मल्टी लेयर अर्थात कई सारे हैं। एक सर्वोच्च संस्था है, फिर उसके नीचे दूसरी संस्था, फिर उसके अंदर दूसरी, जैसे हम कहें कि यूजीसी है, फिर यूजीसी के अंडर में यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी के अंदर कॉलेज है, फिर कॉलेज के अंदर क्लासरूम है, या डिपार्टमेंट्स है, फिर डिपार्टमेंट्स के अंदर क्लासरूम है। कुछ बहुत सारा एक दूसरे के अंडर में, भाई क्लास किसके अंडर में, डिपार्टमेंट किसके अंदर में, कॉलेज किसके अंदर में, यूनिवर्सिटी किसके अंदर में हो सकता है, वो स्टेट काउंसिल किसके अंदर में, यूजीसी के अंदर में। तो एक मल्टी लेयर सिस्टम है, इस बात का यहाँ ध्यान रखना है। तो यूजीसी से लगा करके सर्वोच्च संस्था क्या है, ध्यान रखें कि जो हाईएस्ट अथॉरिटी है, अपेक्स बॉडी है, ये क्या है, हमारी अपेक्स बॉडी है। ध्यान रखें यूजीसी क्या है, अपेक्स है, और क्लासरूम क्या है, हमारा लोवेस्ट है रेगुलेशन ऑस्पेक्ट पर। और ये जो रेगुलेशन ऑस्पेक्ट है वो किस तरह का है, मल्टी लेयर सिस्टम है। मल्टी लेयर का मतलब समझ में आ रहा है कि संस्थाएं हैं वो हायरार्की क्रम में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, यानी एक बॉस, एक सुपर बॉस, फिर उसके नीचे का बॉस, फिर उसके नीचे, फिर उसके सब एक दूसरे के नीचे काम करते हैं। तो सबसे निम्न स्तर पर जो काम करता है वो कक्षा है, और सबसे उच्च स्तर पर जो काम करती है वो यूजीसी है रेगुलेशन के एस्पेक्ट पर। फिर एग्रीडेशन की बात की जाती है। एग्रीडेशन में जो नाम आता है वो सबसे पहले, जैसे हम नैक की बात कर लें, नैक हो गया, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्रीडेशन हो गया, एनबीए हो गया, क्यूसीआई हो गया, ये हमारे क्या हैं, एग्रीडेशंस हैं। इनको सबको हम आगे की क्लास में इस यूनिट में हम कवर करेंगे। फिर पॉलिसी मेकिंग की बात आती है। तीसरा जो एस्पेक्ट है वो है पॉलिसी मेकिंग का। पॉलिसी मेकिंग में सबसे पहला, जैसे आप एमएचआरडी यानी ह्यूमन रिसोर्स या मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट यानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय, और एमएचआरडी का क्या है, क्योंकि हम हायर एजुकेशन के रेफरेंस में पढ़ेंगे तो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। स्पेशली वैसे पूरी एमएचआरडी जो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत में शिक्षा के लिए जवाबदेही है उसकी, लेकिन जब हम हायर एजुकेशन के बारे में बात करेंगे तो उसमें एमएचआरडी का जो है हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है वो काम करता है। दूसरा इसमें CABE रिस्पॉन्सिबल है, जिसे हम कहते हैं सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड। पॉलिसी मेकिंग में इसका बहुत बड़ा योगदान है हायर एजुकेशन में। तीसरा एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी,
यानी भारतीय विश्वविद्यालय संघ जिसे हम कहते हैं, पॉलिसी मेकिंग में इसका तीसरा चौथा है। बहुत सारी हमारी स्टेट काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन, जो राज्य सरकार की तमाम परिषदें और समितियां होती हैं उच्च शिक्षा से संबंधित, वो सारा। तो अगर हम इसका फ्रेमवर्क देख रहे हैं तो फ्रेमवर्क में हमको तीन बातें समझ में आ रही हैं कि भारत में जो शिक्षा है या उच्च शिक्षा का जो संगठन है, वो संगठन के तीन प्रमुख अंग हैं। और तीन प्रमुख अंगों में क्या है, कुछ हमारी रेगुलेटरी बॉडी है यानी नियामक संस्थाएं हैं, कुछ हमारी एग्रीडेशन या प्रत्यानयन का मतलब यहाँ पर है जो गुणवत्ता की जांच करती है, यानी जो मूल्यांकन या निरीक्षण संस्थाएं होती हैं ताकि उनका क्वालिटी असेसमेंट किया जाए। जैसे कि नैक करती है यूनिवर्सिटीज का, कॉलेजेस का, जैसे टेक्निकल यूनिवर्सिटीज होती हैं उनका एनबीए करता है, या जो मैनेजमेंट कॉलेज होते हैं उनका एनबीए नेशनल बोर्ड ऑफ एग्रीडेशन करता है। तो इस तरीके से नैक, एनबीए या फिर क्यूसीआई, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, ये सब ऐसी हैं, ये संस्थाएं हैं, लेकिन इनका काम रेगुलेशंस का नहीं है, इनका काम एक्रेडिटेशन का है। और फिर जो तीसरा प्रमुख अंग है वो है पॉलिसी मेकिंग का। योजना ये निर्माण करती हैं, योजनाएं बनाती हैं, इनको सौंप देती हैं, ये योजनाओं का संचालन करती हैं, उनका प्रबंधन करती हैं, और फिर ये उन संस्थाओं का, जो कॉलेज, यूनिवर्सिटीज है या हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, ये उनकी क्वालिटी को असेस करते हैं। तो बेसिकली हायर एजुकेशन जो है वो इन तीन सेक्टर्स में बटा है। अब यही से हमारी इस यूनिट का जो है वो डायरेक्शन जो है वो डिसाइड हो जाता है कि हमें एक्चुअल में इस यूनिट में क्या क्या पढ़ना है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, यानी ये तीन पार्ट है योजना निर्माण का बारे में, यानी योजना जो निर्माण है वो योजना निर्माण ये सारे लोग करते हैं। इनके योजना निर्माण की जिम्मेदारी किसकी है, वो मानव संसाधन विकास मंत्रालय की है, या केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की है, या फिर वो भारतीय विश्वविद्यालय संघ की है, या फिर जो राज्यों के जो अपने अपने उच्च शिक्षा से संबंधित जो उनके काउंसिल होते हैं या जो उनकी अपनी कमेटीज होती हैं, तो वो उसके लिए ये योजना का निर्माण करते हैं या इसके लिए एडवाइस करते हैं। फिर ये संस्थाएं जो होती हैं, ये संस्थाओं की स्थापना, उनको मान्यता देना, उनका प्रशासन और प्रबंधन करना, उनको आर्थिक सहायता देना, उनका पूरा जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है, रेगुलेशन होता है, जैसे हम रेगुलेटर लगाते हैं तो जो उनकी नियामक संस्था का मतलब जो नियंत्रक संस्था है, जो उसको मान्यता प्रदान करती है, मान्यता रद्द करती है, पाठ्यक्रम बनाती है, टीचर्स के जो है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फिक्स करती है, डिग्री अवार्ड करती है, ये सारा जो काम है अलग अलग सेक्टर्स का, जैसे यूजीसी का अलग है, एआईसीटीसी का अलग है, आरसीआई का काम अलग है, एनसीटी का काम अलग है, एनसीईआरटी का काम अलग है, एमसीआई मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का अलग है, आईसीएआर का अलग है, ऐसे बहुत सारी संस्थाएं आगे हम पढ़ेंगे। तो ये नियामक संस्थाएं होती है, इनका काम था प्रशासन और प्रबंधन का, मान्यता प्रदान करना और मान्यता रद्द करना, पाठ्यक्रम बनाना और उसका संचालन, क्रियान्वयन और उनको डिग्री अवार्ड करना। इनका काम क्या है, इनका काम है उन संस्थाओं की क्वालिटी की जांच करना, उनका मूल्यांकन, उनकी गुणवत्ता का आकलन करना और उनकी रेटिंग करना। क्लियर? तो अब इससे पता क्या चल रहा है, यानी अब हमको जो हायर एजुकेशन सिस्टम का हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे कैसे। अब इसी को जरा हम लोग अलग से लेते हैं। तो एक्चुअल में जो हम लोग एवोल्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन पढ़ने वाले हैं, वो हम लोग तीन पार्ट्स में पढ़ेंगे। अब वो तीन पार्ट हैं क्या, यानी हम सबसे पहले यहां पर पॉलिसी मेकिंग के बारे में बात करेंगे।
फिर हम रेगुलेटरी बॉडीज के बारे में बात करेंगे और फिर यहां पर एक्रीडिटेशन बॉडी के बारे में बात करेंगे। अब इसका मतलब क्या है कि यहां पर हमें पढ़ना क्या है, पॉलिसी मेकिंग का मतलब है यहां पर हम पढ़ेंगे कमीशन। हमें यहां पर क्या पढ़ने, कमीशंस पढ़ने हैं। यहां पर हमको क्या पढ़ने हैं, कमिटीज पढ़नी है। यहां पर हमको क्या पढ़नी है, एजुकेशन पॉलिसीज पढ़नी है। तो हमें यहां पर पढ़ना है आयोग को, यहां पर हमको पढ़ना है समितियों को, यहां पर हमको पढ़ना है योजनाओं को जो बनाई गई हैं 1947 से लेकर के 2020 तक। यहां पर हमको क्या करना है, यहां पर हमें नियामक संस्थाओं के बारे में पढ़ना है। और कौन सी नियामक संस्थाएं, उच्च शिक्षा से संबंधित नियामक संस्थाओं के बारे में पढ़ना है, चाहे वो यूजीसी से लेकर के तमाम होंगी, यानी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के बारे में पढ़ना है। यानी एक्चुअल में नियामक संस्थाओं का मतलब यहां पर हमें क्या पढ़ना है, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के बारे में पढ़ना है। और यहां पर हमें क्या पढ़ना है, प्रत्यायन संस्थाओं के बारे में पढ़ना है। यानी यहां पर हमको मूल्यांकन या आंकलन संस्थाओं के बारे में पढ़ना है, नैक के बारे में पढ़ना है, एमबीए के बारे में पढ़ना है। तो वही जो तीन चीजें थी हायर एजुकेशन के फ्रेमवर्क में, उसी से हमारा जो एवोल्यूशन ऑफ हायर लर्निंग एंड रिसर्च इन इंडिया आफ्टर पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड है वो कंप्लीट होगा। अब यहाँ पर जो कमीशंस होंगे, कमेटीज होंगे, वो बहुत सारी हैं। चाहे जो सबसे पहला कमीशन बना स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात, वो था विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, या जिसे हम यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन कहते हैं, जिसे राधाकृष्णन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। तो जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन था वो 1948 में बना। यानी हमारी यहाँ से जो स्टार्टिंग होगी, यहाँ पर जो स्टार्टिंग है यहाँ पे, वो होती कब से है, वो होती है पहले, यानी यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, या इसी को हम लोग राधाकृष्णन कमीशन कहते हैं, या जो 1948-49 में बना। तो हमारी जर्नी यहां से शुरू होगी और हम लोग पढ़ेंगे कहां तक, एनपीई 2009 का जो यहाँ पर ड्राफ्ट आया है, यहां तक पढ़ेंगे। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 2019, जो कस्तूरी रंगन की प्रेसिडेंसी में जो ड्राफ्ट आ चुका है, और बहुत जल्द जो हमारी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारे सामने आएगी। तो हमें वहां तक पढ़ना है इस एवोल्यूशन को, जो हायर एजुकेशन का एवोल्यूशन है, वो उस एवोल्यूशन में हम क्रोनोलॉजिकल आधार पर जो है यहाँ पर कमीशंस और कमेटीज और पॉलिसीज को लेंगे कंबाइंडली, और इनको 1948 से लेकर के 2019 का, या जो नई हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, या एनपीई 2019 का जो ड्राफ्ट आया है और उसकी जो रिकमेंडेशंस हैं, वहां तक हम चीजों को कंसीडर करेंगे पॉइंट वाइज। चाहे और उसमें से
बहुत सारे लगभग 30 से 35 कमेटी और कमीशंस को मिला करके हम लोग उनको रीड आउट करेंगे। कुछ को डीपली पढ़ेंगे, कुछ में नॉर्मली हम चीजें देखेंगे, क्योंकि वहां पर सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे जस्टिस वर्मा कमेटी कब बनी और उस कमेटी का संबंध किस क्षेत्र से था, उसको किस संदर्भ में अपने सुझाव देने थे, या यशपाल समिति कब बनी, भक्तावत्सलाम कमेटी कब बनी, नेशनल नॉलेज कमीशन कब बना, नारायण मूर्ति समिति कब बनी, योजना नीति आयोग कब बना, आरटीई एक्ट कब लागू हुआ। तो ये टॉपिक काफी वाइड होगा, इसमें हम काफी चीजें यहाँ से सम्मिलित करेंगे, लेकिन हमने केवल प्रारंभ और अंत बता दिया। प्रारंभ इसलिए बताया क्योंकि कई दफा क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत का प्रथम शिक्षा आयोग कौन था। ध्यान रखें, प्रश्न पूछा जाता है आफ्टर द इंडिपेंडेंस पीरियड या आफ्टर द इंडिपेंडेंस इंडिया का फर्स्ट एजुकेशन कमीशन कौन था। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात, क्योंकि हमारी ये यूनिट पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया के बारे में है, तो पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया का जो पहला एजुकेशन कमीशन था वो राधा कृष्णन कमीशन या यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन या विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग था। तो उस आयोग से लेकर के जो सबसे लेटेस्ट हमारा एक पॉलिसी आई है वो है एनपीई 2019, डॉक्टर कस्तूरी रंगन की प्रेसिडेंसी में ये जो ड्राफ्ट आया है, या जिसे हम भारत की एक जो है 21वीं सदी की राष्ट्रीय शिक्षा नीति कह रहे हैं, जिसका एक प्रारूप आ चुका है। उस प्रारूप तक हमको पढ़ना है। यहाँ पर फिर इसके बाद दूसरे पार्ट पर हमने यानी ये हमारा इस यूनिट का फर्स्ट पार्ट होगा, ये सेकंड पार्ट होगा और ये थर्ड पार्ट होगा। तो जो पूरी ये यूनिट है, इस पूरी यूनिट में हम इन 3 पार्ट्स को कवर करेंगे। लेकिन आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। अगली क्लास पर हम फर्स्ट पार्ट को लेंगे और पहले हम राधा कृष्णन कमीशन से लेकर के जो हमारा एनपीए 2019 का ड्राफ्ट आया उस तक की जो जर्नी है आयोगों की और विभिन्न समितियों की अलग अलग शैक्षिक संदर्भों से जुड़ी हुई, उस पूरी जर्नी को हम नोट डाउन करेंगे और फिर हम एक एक को, जिसमें से कुछ मेजर है या जिसमें बहुत ज़्यादा रिकमेंडेशंस की हैं, चाहे वो राधा कृष्णन कमीशन हो, मुदालियर कमीशन हो, कोठारी कमीशन हो, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 हो, भक्तावत्सलाम कमेटी हो, दुर्गाबाई देशमुख समिति हो, हंस मेहता समिति हो, संपूर्णानंद समिति हो, पारिक मेहता जो है आरसी मल्होत्रा समिति, ऐसे बहुत सारी कमेटीज के बारे में पढ़ेंगे, डेबर आयोग के बारे में पढ़ेंगे, चट्टोपाध्याय कमीशन के बारे में पढ़ेंगे, ताराचंद समिति के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे। तो लेकिन गाइस वो क्लास नेक्स्ट क्लास पर हम लोग डिस्कस करेंगे। आज यहीं तक रखेंगे। आई होप कि आज जो हम लोगों ने इस यूनिट में डिस्कस किया होगा वो आपको समझ में आ रहा होगा। और आज की जो क्लास थी वो केवल और केवल पृष्ठभूमि के बारे में थी, एक बैकग्राउंड क्रिएट करना था। हालांकि इस बैकग्राउंड क्रिएशन में भी बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट आए हैं निकल करके जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उनको प्लीज आप उनको नोट डाउन करिएगा, उनको रिटेन करने की कोशिश करिएगा। और बाकी हम लोग इस यूनिट में पॉलिसी मेकिंग के अंतर्गत जो है कमीशन कमेटीज और पॉलिसीज को पढ़ेंगे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। उसके बाद फिर तमाम जो हमारी रेगुलेटरी बॉडीज हैं, स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी बॉडी, जो एक स्वायत्त नियामक संस्थाएं हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर स्वायत्त प्रत्यायन संस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे और तब ये हमारी यूनिट कंप्लीट होगी। तो गाइस आज की क्लास में इतना ही। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आ रहा होगा। प्लीज़ अपना फीडबैक जरूर कमेंट बॉक्स में दिया करें, ताकि हमें पता चलता है कि आपकी हमारे जो प्रयास हैं वो आप तक पहुंच पा रहे हैं या नहीं। तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज टेक केयर, बाय बाय।